सबसे पहले आपको बताते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारत अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करने जा रहा है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को आज डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे डीएसी की तरफ से किन विमानों की खरीद को लेकर मंजूरी दी गई है और इसे क्यों अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा कहा जा रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अगले हफ्ते भारत के दौरे पर हैं। उनके भारत दौरे की शुरुआत होने से पहले ही राफेल की डील को मंजूरी मिल गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में राफेल डील को हरी झंडी दे दी है। 114 राफेल खरीदने को हरी झंडी इस बैठक के अंदर दी गई है। इसमें से 24 एयरक्राफ्ट सीधे फ्लाई हुए कंडीशन के अंदर भारत आएंगे, जबकि 90 जो एयरक्राफ्ट भारत आएंगे उनको भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा, उनका इंडियनाइजेशन भारत के अंदर ही किया जाएगा। और ये जो डील है वो 3.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील इसको कहा जा रहा है। इसके साथ साथ इस डील को अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी की जरूरत भी होगी और जल्दी ही कैबिनेट सीसीएस की बैठक होने वाली है और सीसीएस भी इसको अपनी मंजूरी दे सकती है। इसके साथ साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में जो नेवी है उसको लाइटर एयरक्राफ्ट मार्टाइम के लिए P-8I की जरूरत थी, तो 6 एयरक्राफ्ट को खरीदने को भी हरी झंडी यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दी है। इसके साथ जो एयर टू एयर मिसाइल स्कैल्प है उसको भी खरीदने की मंजूरी डैक की तरफ से मिल गई है। तो जल्दी ये सारे रक्षा सौदों के ऊपर सीसीएस भी अपनी मोहर लगा देगा। जी शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और आपको बता दें, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कांग्रेस इस तरह का झूठ फैला रही है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को भारत से अच्छी ट्रेड डील दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से यार्न इंपोर्ट कर टेक्सटाइल बनाने पर भारत को भी 0 ड्यूटी का लाभ मिलेगा। साथ ही पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि टैरिफ कटौती का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा तो उसमें यह प्रावधान शामिल होगा। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है। वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आईटी शेयर्स की, जिसमें बिकवाली थम नहीं रही है। एआई की चिंता बढ़ने से निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.5% से ज्यादा टूट गया। आज की गिरावट को मिलाकर देखें तो आईटी सेक्टर इस साल करीब 13% तक टूट चुका है। ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि इस सेक्टर में अब आगे क्या करना चाहिए। तो इस सेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष बता रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष और नुपुर। जो कलर आज लाल में दिख रहा है वो है आईटी और काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको सिर्फ लाल निशान में ही दिखेंगे। और एआई का जो फेयर यहाँ पे निकल के आया है उसके बाद चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई भी नाम उठा के देख लीजिए, कमजोरी यहाँ पे आपको दिख रही है। बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन कहा जा रहा है। आशीष, बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी के नाम पे आप तर्क मत दीजिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है तो डिस्ट्रप्शन भी होता है और डिस्ट्रप्शन होता है तो यही हाल होता है मार्केट में। लाल निशान में आपको स्टॉक्स इसलिए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी गिरावट के बाद टफ काम है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि ये ओवर रिएक्शन माना जाएगा। इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, इंडेक्स 5% नीचे चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आईटी कंपनी आगे कारोबार कर ही नहीं पाएंगी। ऐसे तो हो नहीं सकता। दरअसल अगर आप देखें तो मार्केट इसको थ्रेट की तरह ले रहा है। बात ठीक है, थोड़ा थ्रेट हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को भी समझिए कि आपदा में अवसर, ये जो एआई का इस्तेमाल हमारी कंपनीज भी करेंगी, इससे और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर खुलेंगी। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली खुलेगी, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पे जो है वहां पे डाउन साइज दिख सकता है। इनफैक्ट जो डबल डिजिट ग्रोथ हम आईटी कंपनीज में देखते थे वो शायद अब नजर ना आए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती है। आप डील विन देखिए ना Q3 के कितनी बढ़िया देखने को में कन्वर्ट नहीं हुई तो डील विन्स का कोई सेंस नहीं बनता। टॉप लाइन और बॉटम लाइन का इंपॉर्टेंस आप और मैं और मार्केट वाले तो जानते ही है, तो उस पर आपको फोकस रखना है। और नए रेवेन्यूज जितने भी आने वाले उनका जो साइज होगी वो छोटी होगी। देखिए, एआई पर निवेश भारतीय कंपनियों ने भी किया है, थोड़ा पीछे चल रही हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जैसे कोफोर्ज ने Q3 में क्या बताया था कि
कुछ सालों में $2 बिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू वो एआई के माध्यम से कमाएंगे। टीसीएस ने अपना 5 जो पॉइंट का प्लान दिया था कि कैसे वो एआई के अडॉप्टेशन से बढ़ेंगे। अब दरअसल क्या होगा कि एआई का इस्तेमाल कर रही है एंथ्रोपिक, ये एक टूल है और ये टूल हमारी कंपनीज भी डेवलप कर सकती हैं। इससे इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन होगा तो फायदा आगे देखने को मिल सकता है। कई सारे डिसरप्शन आए, टूल्स अगर डेवलप हो चुके हैं और फर्स्ट एडवांटेज मिल चुका है तो बहुत डिफिकल्ट है। अब जरूरी नहीं है हर सेक्टर में, हर स्पेस में सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही मिले। कई बार पीछे आने वाली कंपनी ज्यादा आगे निकल जाती हैं। पिछले जो साइकिल्स थे आईटी के वो अलग थे, इस बार अलग है और हर एक साइकिल का एक चर्न होता है। ओवर रिएक्शन है नुपुर, इतनी बड़ी गिरावट आ गई। आप देखिए 5 साल के औसत पी से काफी नीचे चल रहा है इंडेक्स और इतनी बड़ी गिरावट है। आप कोई भी स्टॉक देखिए 7-8% नीचे चल रहा है। आगे का आउटलुक अच्छा है, डील विंस बढ़िया है, Q3 के नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छे है, क्या दिक्कत है? काफी अच्छा आउटलुक है। तो वही कहूंगी जो नैरेटिव चेंज हुआ है ना उसका रिएक्शन आज आप देख रहे हो। नैरेटिव जब चेंज होता है ना तभी इतना बड़ा रिएक्शन आता है। जब बड़ी ग्रोथ होती है तो बड़ा रिएक्शन आता है और अभी जो नैरेटिव है वो पहले सिक्लुलर ग्रोथ पे था, फिर वो सिक्लिकल हो गया और अब तो बेचारा आईटी सेक्टर कह रहा है कि मेरी ग्रोथ बिल्कुल ही। देखिए मैं सहमत नहीं हूं और मैं आखिर में ही कहूंगा कि सपोर्ट पर चल रहा है आईटी इंडेक्स। ओवर रिएक्शन है, इससे पहले भी हमने कई बार ऐसे रिएक्शंस देखे हैं। की मॉनिटर बोलेगा कि यहाँ से बाउंस बैक कैसे करें, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो रिएक्शन आया है मार्केट ने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस भी आज फेवर में ही करेंगे मेरे को, क्योंकि सिटी का यही मानना है कि नैरेटिव चेंज हुआ है और उसकी वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट आज आप देख रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही आईटी शेयर्स में भारी गिरावट ने आज बाजार का मूड भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए, वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी प्रेशर देखने को मिला। शेयर बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन और 23 मार्च 2020 के बाद इंट्राडे में हमने बाजार में सबसे बड़ी गिरावट जो है आज के सत्र में देखिए हाल आज कुछ बेहाल दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की तो वहां पे हाल और भी रुलाने वाला है। अगर हम स्पेसिफिकली बात कर ले आईटी पैक की, करीब 5.5% की जो कमजोरी है आज के सत्र में हमने आईटी पैक के अंदर देखी है। यही नहीं बल्कि ऑयल एंड गैस की आप बात कर लीजिए, पीएसयूज की बात कर लीजिए, एफएमसीजी, रियलिटी और इसके अलावा ऑटो पैक में भी जहां पे हमने देखा था अर्ली ट्रेड में एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ था, वो भी आखिरी तक आते आते हमें धीमा होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तो निफ्टी के सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की बात करते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर और आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि फाइनेंशियल से हमें ज्यादा नंबर्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट में अगर बात कर ली जाए इस टाइम पे तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक, यानी कि चारों ही शेयर्स हमारे को आईटी पैक से आते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल आईटी पैक में सबसे बड़ी गिरावट की वजह यह भी है जो एआई को लेके कंसर्न इस टाइम पे बने हुए हैं वो बाजार को कहीं ना कहीं डरा तो जरूर है। दो आईटी और साथ में जो हमारा एआई है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है हमारे फ्यूचर को लेके, लेकिन इस टाइम पे जो सेंटिमेंट बने हुए हैं वो आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। आईटी पैक 5.5% एक दिन में गिरा है और शेयर का हाल भी कुछ इस तरीके का है, जिसने हम मान सकते हैं कि ओवरऑल जो बाजार का मूड है, क्योंकि आईटी पैक अपने आप में काफी बड़ा हैवी पैक है, बाजार के मूड माहौल को खराब किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं संसद का, जहां राहुल गांधी के भाषण को लेकर अभी भी हंगामा मचा हुआ है। आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें उन्होंने सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह करने की बात कही है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है, मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। वहीं इसके अलावा लोकसभा स्पीकर के चैम्बर के वीडियो को लेकर भी तकरार जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर के चैम्बर का वीडियो जारी कर कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चैम्बर में घुसे थे। कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी वीडियो भी बनाया था। रिजिजू ने स्पीकर के चैम्बर में घुसकर बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। 20-25 कांग्रेस एमपीज
स्पीकर का चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीस लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो, ऐसे दिया है। ऐसे बात करने का बाद वो रिकॉर्ड भी हुआ है। तो किरण रिजिजू की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। FIR तमाम केस ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो MP थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे हुए चुपचाप बैठी थी, और अंत में मैंने एक दो चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब को। तो आज हम आवाज अड्डा में भी इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। राहुल के बयान के बाद क्यों मचा है घमासान, राहुल से कोई ब्लंडर हुआ क्या, संसद में बवंडर का पूरा सच है, जानने के लिए जरूर देखिए संसद में बवंडर राहुल का ब्लंडर, शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। इनकम टैक्स विभाग ने नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी कर दिए हैं, जिस पर 22 फरवरी तक फीडबैक मांगा गया है। मार्च के पहले हफ्ते से फाइनल रूल्स को नोटिफाई किया जा सकता है। तो नए नियमों से टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ेगा, बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए नया इनकम टैक्स एक्ट जो इसी साल 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है, उसके लिए जो ड्राफ्ट रूल जारी किए गए हैं, उसके तहत मौजूदा क्रैश ट्रांजैक्शन पर पैन कोड करने के थ्रेशोल्ड को बढ़ाने का प्रपोजल है। अभी तक जहां 50,000 रुपए के कैश ट्रांजैक्शन पर आपको पैन देने की जरूरत पड़ती थी, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी साल भर के अंदर आप 10 लाख रुपए तक कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर आपको पैन कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अभी तक सिर्फ कैश में गाड़ी खरीदने पर ही आपको पैन कोड करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा की बाइक भी खरीदते हैं तो वहां पर आपको पैन देने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर कहीं भी होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी या बैंक्वेट हॉल के लिए अगर आप बुकिंग करते हैं और वो कैश में, तो वहां पर अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम का भुगतान होता है तो वहां पर भी आपको पैन कोड करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कहीं भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो वहां पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ जो कर्मचारियों को जो एम्प्लॉय की तरफ से टैक्स फ्री प्रोक्यूजिट्स मिलता था उसको भी बढ़ाया गया है। उसमें अभी फ्री फूड 200 रुपये मैक्सिमम, और गाड़ी के लिए छोटी गाड़ी के लिए 5,000 और बड़ी गाड़ी के लिए 10,000 रुपए तक की सीमा बढ़ा दी गई है। तो ये तमाम जो प्रपोजल हैं इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल में है। इस पर स्टेक होल्डर्स से, पब्लिक से कमेंट्स मांगे गए हैं। 22 फरवरी तक कमेंट्स आएंगे, उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते तक इस रूल्स को नोटिफाई किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या आपकी डायबिटीज लैब रिपोर्ट आपको झूठी तसल्ली दे रही है? द लैंसेट ने HbA1c टेस्ट पर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। शाम 5:57 पर जरूर देखिए। बात बांग्लादेश की, जहां आज बम धमाकों और छिटपुट हिंसा के बीच 13वां संसदीय मतदान संपन्न हो गया। बांग्लादेश के समय के मुताबिक वहां 4:30 बजे तक ही वोटिंग होनी थी। अपने प्रतिनिधि चुनने के अलावा ये पहली बार है जब जनता ने संवैधानिक सुधारों पर भी वोट डाला है। 299 सीटों पर 12 करोड़ 77 लाख मतदाताओं ने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। कई केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली और युवाओं में खास उत्साह भी नजर आया। BNP प्रमुख तारिक रहमान और जमात नेता शफीकुर रहमान समेत कई बड़े नेताओं ने वोट डाला। आपको बता दें, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस बार चुनाव से बाहर है। इसी वजह से मुकाबला BNP गठबंधन और जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले मोर्चे के बीच है। चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 9.5 लाख जवान तैनात किए गए। और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे, 2024 के छात्र आंदोलन के बाद इस वोटिंग को देश में लोकतंत्र की राह में अहम मोड़ माना जा रहा है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।